नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 के इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जल्द पूरी होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वार्ता से दोनों देशों के बीच आगे बढ़ेगी साझेदारी। ट्रंप के बातचीत के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वे भी बातचीत को उत्सुक। देश भर में चुनाव संबंधी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की अहम बैठक आज सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ करेगा बैठक। चुनावी तैयारियों, मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा, पूरे देश में हाई अलर्ट। सेना प्रमुख ने देर रात प्रदर्शनकारियों के अलग अलग समूहों से की अनौपचारिक बातचीत, लूटपाट करने वालों पर कसा शिकंजा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश से सटी सीमाओं पर है हाई अलर्ट। सभी 7 सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा की कड़ी गई। उत्तराखंड में बढ़ती गई सतर्कता। और खेल की खबरों में एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में मेजबान यूएई से होगी भिड़ंत। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार बताया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि ये चर्चाएं दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट को पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता को दोनों देशों की टीमें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के बातचीत के बयान पर कहा कि वे भी अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के लिए उत्सुक हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि दोनों नेता दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त भी बताया और कहा कि वह आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में विश्वास जताया था कि बातचीत के जरिए दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वे हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त रहेंगे। साथ ही ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान प्रधानमंत्री भी बताया। ट्रंप का ये ताज़ा बयान हाल ही में उनके भारत अमेरिका संबंधों पर अपने रुख में नरमी का संकेत देने के बाद आया है। पिछले कुछ समय से एक बार फिर ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो संबंध बेहतर करना चाहते हैं। चुनाव आयोग की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों, तकनीकी मदद और जन जागरूकता अभियानों पर भी चर्चा हो सकती है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और त्रुटि रहित बनाना है। चुनाव आयोग का मानना है कि एसआईआर से डुप्लीकेट वोटरों की पहचान, मृतक मतदाताओं के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। इस साल जून महीने में बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का ऐलान करने के साथ ही चुनाव आयोग ने पहली बार एसआईआर को देश भर में लागू करने की मंशा जाहिर की थी। आयोग ने कहा था कि बदलते हालात और तकनीकी सुधारों को देखते हुए मतदाता सूची के प्रबंधन में बड़े बदलाव की जरूरत है। इसी दिशा में यह पहल की जा रही है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अगले साल करीब आधा दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे देश पर कि तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया वक्त रहते पूरी कर ली जाए और आने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची को पहले ही शुद्ध और पारदर्शी बनाने का काम किया जा सके।
चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर बिहार के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह पत्र लिखा। पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार इसे केवल पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों, साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों को आधार कार्ड को SIR के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के निर्देश से अवगत कराया जाए और उसका कड़ाई से पालन कराया जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार करने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने पहले पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को शामिल करने के लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाई थी। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को बूथ स्तर के अधिकारियों को आधार स्वीकार करने के निर्देश जारी करने का आदेश दिया। आयोग ने हालांकि ये भी कहा कि अधिकारी अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजों की तरह आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता को सत्यापित करने और इसके लिए अन्य प्रमाण या दस्तावेज की मांग का हकदार होंगे। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। CP राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 152 मतों के अंतर से जीता। उन्हें 452 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। जीत के बाद नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि यह चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजय हुई है। उन्होंने लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अगले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से नई दिल्ली में मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव में CP राधाकृष्णन की जीत की घोषणा के बाद PM उनसे मिलने पहुंचे। PM ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को बधाई दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगोलाम के स्वागत के लिए वाराणसी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल 11 सितंबर को वाराणसी में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। काशी में जगह जगह दोनों नेताओं के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के आगमन और भारत के प्रधानमंत्री की विश्व में बढ़ रही धमक को लेकर काशीवासी उत्साहित है और दोनों प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम ने काशी क्षेत्र के BJP अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल से खास बातचीत की है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल जी हैं। पटेल साहब, कितना उत्साहित हैं आप लोग मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने के लिए? काशी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। अतिथि देवो भव की भावना से काशी के आमवासी माननीय मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरे एयरपोर्ट से लेकर के जहां पर उनका रात का स्टे है ताज होटल तक, पूरे सड़कों पर केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, काशी के आमवासी, व्यापारी, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के अधिवक्ता, सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। लोग उत्साहित हैं। ढोल नगाड़ा ताशा और पुष्प वर्षा के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी का स्वागत होने जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती मिली है। भारत ने अपनी एक पहचान बनाई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और देश मजबूत हो, द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो, भारत और मॉरिशस आपस में मिल करके काम करेंगे। इसीलिए दोनों देशों का द्विपक्षीय वार्ता काशी में होने जा रहा है। अतिथि देवो भव का भाव है काशी में, और इसीलिए यहाँ पर लगातार विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। और देश से तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब से लोकार्पण हुआ है तब से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी।
और अब मौसम का हाल आपको बताते हैं। भारी बारिश और खराब मौसम के चलते बांध बंद जम्मू के स्कूल आज से एक बार फिर खुल गए हैं। सुबह सवेरे बच्चे फिर वापस स्कूल जाने को लेकर काफी खुश दिखे। वहीं बच्चों को वापस स्कूल भेजते हुए अभिभावकों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। दरअसल पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर चल रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बारिश से राहत मिलने से जम्मू कश्मीर में मौसम में बदलाव आया है, जिसके बाद शिक्षण संस्थानों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आएंगे तो नेपाल के ताजा हालात से आपको रूबरू कराएंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब नेपाल से जुड़ी खबर। नेपाल में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थम नहीं रही है, जिसके बाद अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कल रात 10 बजे से सैनिकों की तैनाती कर दी है। नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्यरात्रि में जंगी अड्डा स्थित सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने का प्रारंभिक प्रयास बताया। इस बीच सेना ने देश में सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए विशेष प्रबंध शुरू कर दिए हैं। सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से सहयोग करने की अपील की है। सेना के अनुसार काठमांडू के बानेश्वर में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में लूटपाट की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाट भटेनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बौद्ध क्षेत्रों सहित काठमांडू और भक्तपुर के विभिन्न इलाकों में लूटपाट की घटनाओं में शामिल 21 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वे लोग मौके का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। इस बीच अब सबकी निगाहें आज होने वाली जेनजी की बैठक पर टिक गई हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और करीब 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की अपील की। नेपाल में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट पर है। सभी 7 सीमावर्ती जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि हर स्तर पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 24 घंटे गश्त और प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी जांच की जा रही है। नेपाल से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और सुनिश्चित करने के लिए किसी भी असामाजिक तत्व को सीमा पर अशांति का फायदा उठाने से रोकने के लिए एसएसबी के साथ लगातार संपर्क में है। एसएसबी ने चौकियों पर तलाशी और निगरानी बढ़ा दी है, जबकि संवेदनशील इलाकों में पीएसी की प्लाटून और अतिरिक्त पुलिस कंपनियां तैनात की गई हैं। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के सोनोली में भारत नेपाल सीमा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिक अपनी योजना रद्द कर अपने गृह राज्यों की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों में हिंसक विरोध प्रदर्शन और सरकार में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।
पड़ोसी देश नेपाल में बने राजनीतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई मीटिंग में सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की गई। धामी ने अधिकारियों को नेपाल सीमा पर सघन जांच अभियान चलाने और किसी भी असामाजिक या विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफवाहों, भ्रामक सूचनाओं या भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम समितियों, पुलिस बलों और वन विभाग के अधिकारियों की सामूहिक भागीदारी से निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर भी बल दिया। कहा कि सीमा पर सभी प्रवेश मार्गों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और सीमा पार आवाजाही पर विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए। धामी ने भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए। भारत में बेरोजगारी दर मात्र 2% है, जो कि G20 देशों में सबसे कम है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 का हवाला देते हुए देश की उस उपलब्धि को रेखांकित किया है। भारतीय उद्योगों में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस सिस्टम में बड़े निवेश किए जा रहे हैं, जिससे नौकरियों का स्वरूप बदलने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिग डेटा स्पेशलिस्ट, AI और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ, साथ ही सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जैसे क्षेत्रों में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत की 67% कंपनियां विविध प्रतिभाओं को प्राथमिकता दे रही हैं, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 47% है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों का रुझान अब कौशल आधारित भर्ती प्रक्रिया की ओर बढ़ा है और वे डिग्री की अनिवार्यता को कम कर रही हैं। तकनीकी मोर्चे पर 96% भारतीय संगठन पहले से ही AI कार्यक्रम लागू कर रहे हैं, जो वैश्विक औसत 88% से अधिक है। साथ ही जेनरेटिव AI प्रशिक्षण में भारत और अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच ने चेताया कि उच्च आय वाले देशों में वृद्धि होती जनसंख्या से कार्यबल घट रहा है, जबकि भारत जैसे देशों में बढ़ती कामकाजी आबादी भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देगी। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में न सिर्फ एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होगा, बल्कि रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी नवाचार की भी अग्रणी केंद्र बनेगा। इंडेक्स सऊदी अरब 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर इंडेक्स सऊदी अरब 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। यह आयोजन 9 से 11 सितंबर तक रियाद फ्रंट एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में हो रहा है। यहाँ भारत हस्तशिल्प सोर्सिंग के लिए आदर्श गंतव्य विषय पर एक सत्र आयोजन किया गया। राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने मुख्य भाषण दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का हस्तशिल्प क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जो 70 लाख से ज्यादा कारीगरों की आजीविका का आधार है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा हर जिले के शिल्प को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम पर भी जोर दिया। इस सत्र में सऊदी उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इंडेक्स सऊदी अरब में इस वर्ष 5 प्रमुख शिल्पकार भाग ले रहे हैं। इनमें मनमोहन सोनी, प्रेमचंद, प्रेथप पुथमकोड अर्जुनन, उमे सलमा खातून और जशोबंती मेहर की कारीगरी देखने को मिलेगी। रूस में आज से बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ापैड 2025 शुरू होने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के 65 जवानों का दल भाग ले रहा है। ये सैन्य अभ्यास रूस के निजनी के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में 16 सितंबर तक चलेगा। भारतीय सैन्य टुकड़ी थल सेना के 57 जवान, भारतीय वायुसेना के 7 जवान और भारतीय नौसेना का 1 जवान शामिल है। भारतीय सेना की इस टुकड़ी का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की 1 बटालियन और अन्य सेनाओं के जवान कर रहे हैं। बहुपक्षीय अभ्यास जापाड 2025 का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालन में सुधार करना, साथ ही भाग लेने वाली सेवाओं को पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
अभ्यास जापान 2025 में भागीदारी से रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। साथ ही भारत और रूस के बीच सौहार्द बढ़ेगा। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास की भावना भी और मजबूत होगी। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में पूरे जोश के साथ चल रहा है। अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच आपसी समझ और संयुक्त संचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास 14 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। सैन्य अभ्यास को दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा सहयोग और स्थायी रणनीतिक साझेदारी के प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है। अभ्यास मैत्री 14 में भाग लेने वाले सैनिक शारीरिक सहन शक्ति और युद्ध की तैयारी के निर्माण हेतु युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित कठोर सत्रों में भाग ले रहे हैं। साथ ही इसमें विशेष मार्शल आर्ट अभ्यासों के माध्यम से निकट युद्ध तकनीकों को निखारा गया है और कई अन्य पहलुओं पर भी संयुक्त रूप से काम किया गया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना को पेशेवर संबंधों को मजबूत करने, सामरिक ज्ञान का आदान प्रदान करने और संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय बढ़ाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया गया है। खेती में बदलाव की बयार अब टेक्नोलॉजी से होकर गुजर रही है। उपग्रह डेटा, उन्नत तकनीक और मशीन लर्निंग का उपयोग करके कृषि को क्रांतिकारी रूप से बदलने वाली बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सतयुक्त एनालिटिक्स ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो गन्ना किसानों को फसल की सेहत, मिट्टी की नमी और कटाई का सही समय सब कुछ बताएगा। आइए देखते हैं इस पर यह विशेष रिपोर्ट। गन्ने के खेतों में मेहनत तो हमेशा से होती आई है, लेकिन अब इसमें जुड़ गई है AI यानी कृत्रिम बुद्धि की ताकत। गन्ने की कटाई के लिए क्रांतिकारी समाधान के लिए स्मार्ट फार्म ग्रांड चैलेंज जीतने वाली और 50 लाख का पुरस्कार पाने वाली बेंगलुरु स्थित एग्रीटेक स्टार्टअप सतयुक्त एनालिटिक्स ने SFGC शुगरकेन मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित STPI SFGC चैलेंज के तहत विकसित किया गया है। एक STPI ने चैलेंज कराया था, जो मैटिंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कराया था, जिसका मेन मकसद ये था कि जो शुगरकेन मिल होती है उनका जो कैचमेंट एरिया होता है उसमें ये पता करना कि कितने एरिया में किस खेत में गन्ना पेटी लगा हुआ है। उसके साथ साथ ही फसल का स्वास्थ्य पता करना, गन्ने में कितना शुगर कंटेंट है वो पता करना, और जो है कहीं पे वाटर स्ट्रेस तो नहीं है वो पता करना। तो ये सब जानकारी इकट्ठा करना मकसद था। SFGC शुगरकेन ऐप किसानों को फसल की सेहत की निगरानी, मिट्टी की नमी की जानकारी और अनुकूल कटाई रणनीति यानी कब और कैसे फसल काटें जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सके जैसी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा ये हफ्तावार अपडेट भी देता है। ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे कोई भी किसान आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसमें स्थानीय भाषा का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे टेक्नोलॉजी सभी के लिए सुलभ बन सके। प्लेटफॉर्म ऐप का प्रयोग करके किसान कृषि में आई गई तथा आने वाली समस्याओं का समाधान पा सकते, जैसे कि मिट्टी में उपलब्ध मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एवं सॉइल pH की जानकारी के आधार पर संतुलित खाद्य के उपयोग से अपने खर्च को कम व नियमित कर सकते हैं। SFGC शुगरकेन ऐप की ये पहल सिर्फ गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एग्रीटेक इकोसिस्टम के लिए उदाहरण तो है ही, साथ ही भारत के एग्रीटेक क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती सफलता की एक मिसाल भी है। जैसे जैसे भारत का कृषि क्षेत्र तेजी से तकनीक को अपनाता जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट ये दिखाते हैं कि किस प्रकार सहयोगात्मक नवाचार पारंपरिक तरीकों को उन्नत कर सकते हैं और टिकाऊपन और लाभप्रदता के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। तकनीक और खेती का ये संगम आने वाले समय में भारतीय कृषि को और भी सशक्त बनाने की शक्ति रखता है। शमीम अख्तर, DD न्यूज।
खेल की खबरों का रुख करते हैं। दुबई में आयोजित हो रहे एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत का पहला मुकाबला मेजबान यूएई के साथ है। भारत ने अब तक यूएई के खिलाफ सिर्फ एक T20 मुकाबला खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेट से अपने नाम किया था। यह मुकाबला साल 2016 में खेला गया था। मौजूदा समय में भारतीय टीम को इस कप को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने अब तक कुल 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जिसमें एक बार T20 फॉर्मेट में जबकि 7 बार बने फॉर्मेट शामिल हैं। यूएई टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से ही मजबूत होकर सामने है। इसके साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।